अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आपके लिए हैं बहुत सारी खबरें और बहुत सारी अपडेट्स, और उन अपडेट्स के साथ होगा हर खबर पर गहरा तज्जिया। सीनियर सहाफी एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज की प्रोग्राम की हाईलाइट्स क्या होने वाली है ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है, जो सियासी बहरान है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी इस्तेहकाम, मुल्की इस्तेहकाम की इस वक्त शदीद जरूरत है। बहरहाल अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पर परवेज इलाही साहब अपनी हुकूमत अब कायम कर चुके हैं। पंजाब के नए वजीर आ रहे हैं। इसी हवाले से अब कुछ तब्दीलियां भी हो रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या पंजाब से विफाक को कुछ खतरा हो सकता है, क्या कोई खदशात हो सकते हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसके हवाले से हम डीप एनालिसिस आज आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके कॉजेस क्या हैं, इसका स्प्रेड कैसे होता है, इससे बचना कैसे है, ये भी प्रोग्राम में चलकर आपको बताएंगे। और एक और अफसोसनाक दर्दनाक खबर आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अभी भी बच्चियों को बेदर्दी से उन पर जुल्मों सितम ढाने के वाकयात, उनको कत्ल करने के वाकयात, जाहिलियत इतनी ज्यादा है, आए रोज कोई ना कोई वाकया रिपोर्ट हो रहा होता है। और इसी तरह एक और नन्ही कली तेजाब गर्दी का शिकार हुई है, एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है। क्या एक्चुअली हुआ है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ये बच्ची कौन थी, इसका ताल्लुक कहां से था, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और जनाब जी नबिया, मेरा ख्याल है इतना बड़ा हदफ तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो मुझे हदफ लग रहा है पाकिस्तान का कि किसी तरीके से आज का दिन गुजार लें और टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए और पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाए। लेकिन ये जो 500 प्लस का स्कोर है ये मेरा ख्याल नामुमकिन है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ चूंकि इमामुल्लाह का आज पहले सेशन में आउट हो गए, तो खेल का ये जो पहला सेशन है ये पाकिस्तान टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से पाकिस्तान लंच तक इस मैच को गुजार दे। उसके बाद आज बारिश की भी फोरकास्ट है, तो मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2-2:30 बजे तक अगर पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो क्रीज पर रुके रहे और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन जीत जो है ये नामुमकिन है। भट्टी साहब, अगर हम देखें वीक पॉइंट पाकिस्तान का, तो आप क्या इस पर तज्जिया करेंगे? दूसरे टेस्ट के हवाले से मैं बात करें कि पाकिस्तानी टीम ने कहां गलतियां की, कहां पर मार्जिन था, कहां पर बेहतरी हो सकती थी? जी भट्टी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं जानना चाह रही हूं कि दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने कहां कहां गलतियां की हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब से मजीद बात भी करेंगे, और जो आज का मैच है वो क्या रुख आगे जाकर लेता है, इख्तियार करता है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं और वापस आते, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ, और एक मरतबा फिर से अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, और स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। माजिद साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इस हदफ का पीछा कर सकता है, विकेटें भी बाकी हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि दूसरे टेस्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम की कमजोरियां या गलतियां आपको कहां कहां महसूस हुई जहां पर मार्जिन था? देखिए नबिया, जो पाकिस्तान से सबसे बड़ी गलती हुई, बल्कि कप्तान बाबर आजम से गलती हुई। बाबर आजम जो नॉर्मली सेफ हैंड उनके कहलाते हैं, उन्होंने पहली इनिंग्स में, जो श्रीलंका की पहली इनिंग्स में 2 कैचेस छोड़े और सेकंड इनिंग्स में 1 कैच छोड़ा। तो पाकिस्तान की फील्डिंग थोड़ी सी खराब रही। 3 कैचेस एक टेस्ट मैच में अगर बाबर आजम जैसा दुनिया का सबसे अच्छा जो फील्डर कहलाता है वो छोड़ दे, तो मेरे ख्याल में फील्डिंग के लैप्स रहे। लेकिन ये वो पिच नहीं है जो पहले टेस्ट मैच की पिच थी। इस पिच पे आप देखें कि ब्रेक है, लेकिन इतना खतरनाक अंदाज में गेंद ब्रेक नहीं हो रहा कि बैट्समैन जो है वो उनके लिए ये पिच अनप्लेएबल बन जाए। तो मेरे ख्याल में जिस तरह ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, एक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री अगर आप देखें, जो सबसे बड़ा टारगेट चौथी इनिंग्स में चेज हुआ है वो 418 रन वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए। तो 500 रन का टारगेट जो है वो तो नामुमकिन है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाए, सीरीज जीत जाए, और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतना और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नंबर 3 पोजीशन बरकरार रहेगी, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बड़ी जीत रहेगी। अब भट्टी साहब, कल जो ओवर कप हुए हैं, अब इससे पाकिस्तानी टीम को भी नुकसान कितना पहुंचा है आप समझते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। अच्छा। देखिए, एक तो बैड लाइट हो गई, तकरीबन कल कुछ 26 ओवर्स का खेल जाया हुआ, और आज भी बारिश की फोरकास्ट है, तो जितना कम खेल होगा पाकिस्तान के बैट्समैन कम एक्सपोज होंगे। मेरे ख्याल में बारिश और जो बैड लाइट है ये पाकिस्तान के फेवर में जा रही है इस वक्त। ठीक है भट्टी साहब, अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम की जो पोजीशन है उसमें कितना फर्क आएगा? अल्लाह ना करे वैसे ऐसा हो। देखिए नबिया, वैसे तो हम टीवी खोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरी खबरें हमें सुबह देखने को मिलती हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जो इस कौम को भी जोड़ के रखता है, और कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान से पिछले कुछ साल सवा साल से अच्छी खबरें आ रही हैं। तो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारता है तो फिर वो जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन है वो श्रीलंका को मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि ये टेस्ट मैच बचाए, और रिसेंट पास्ट में आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट मैच में बाबर आजम ने 196 रन बनाए, रिजवान ने सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान ने तकरीबन हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, तकरीबन कोई मेरे ख्याल को 2.5-3 महीने पहले की बात है। तो पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाए, और इस टीम में देखें यंग टीम है, इस टीम में यही सबसे अच्छी खूबी है कि ये टीम फाइट बैक कर रही है। जिस फॉर्मेट पे आप देखें, बाबर आजम जब से कप्तान बने, हमने वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया, हमने T20 क्रिकेट में बड़े मैचेस जीते, भारत जैसी टीम को T20 वर्ल्ड कप में हराया। अब टेस्ट मैच में हमने श्रीलंका में जाकर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच जीता, और ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस होगी। अब सर, अब ये अगर मैच ड्रॉ की जानिब जाता है, आप भी इस हवाले से बात करते हैं, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो रैंकिंग है या जो रेटिंग है उस हवाले से क्या चेंजेस आएंगे या क्या होगा वो बताइएगा। देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल गालिबन जुलाई में लॉर्ड्स में होना है। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर नंबर 3 पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की है, इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले, अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ड्रॉ करता है तो पाकिस्तान की नंबर 3 पोजीशन बरकरार रहेगी। उसके बाद पाकिस्तान को 2 बड़ी सीरीज के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों सीरीज पाकिस्तान में है। नवंबर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान में 3 टेस्ट खेलने आने, फिर उसके बाद जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम ने आना है। तो होम सीरीज में जरा टीमों के पास ज्यादा एडवांटेज होता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। तो अगले 2 टेस्ट मैच चूंकि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर अपनी कंडीशन में अपने लोगों के खिलाफ लोगों के सामने खेलेगा, तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर चांसेस होंगे कि टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 2 पर फिनिश करे और फाइनल के लिए क्वालिफाई। डेफिनेटली। भट्टी साहब, जरा बाबर आजम की भी बात कर लेते हैं। उनकी परफॉर्मेंस वी ऑल नो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन उनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि जब से बाबर आजम ने कप्तानी संभाली है वो तो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। तो हमारे बेहतरीन बल्लेबाज पे कप्तानी का क्या बहुत प्रेशर तो नहीं पड़ चुका है? देखें, बाबर आजम अगर खुद नहीं मुस्कुरा रहे तो कौम को मुस्कुराहट दे रहे हैं। आप देखें क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस बाबर आजम दे रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान ने जीता, पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी बैटिंग नाकाम हुई। बाबर आजम ने आखिरी विकेट पे नसीम शाह के साथ 70 रन बनाए और खुद जाके सेंचुरी स्कोर की। फिर सेकंड टेस्ट मैच में जब अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन बनाकर पाकिस्तान को जितवाया, वहां भी बाबर आजम के 50 रन है। सिवाय इस पहले टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बाबर आजम जल्दी आउट हुए। अदरवाइज तो आप देखें कि बाबर आजम की कंसिस्टेंसी कमाल है। T20 में नंबर 1 दुनिया के बैट्समैन है, वनडे में नंबर 1 बैट्समैन है। इस टेस्ट मैच से पहले टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पे थे, लेकिन हम नंबर 3 पर आ गए। तो आज अभी तक तो बाबर आजम खेल रहे हैं, तो अल्लाह करे कि बाबर आजम आज एक और सेंचुरी बना दें, लोगों को मुस्कुराहट दे दे। देखें, इस कौम को कम मुस्कुराहटें मिल रही है, और क्रिकेट के ग्राउंड से कहते हैं कि ह्यूमन अचीवमेंट्स जो हैं वो मैदानों से जा रही हैं और मैदानों से जाती हैं। तो बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान की टीम जीत रही है, पाकिस्तान की कौम मुस्कुरा रही है। यही पाकिस्तान क्रिकेट की सक्सेस है।
थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आप पूरी जो क्रिकेट सिचुएशन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और क्या चांसेस है उसके ऊपर आप अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। बेस्ट विशेस फॉर आवर टीम। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो सियासी सूरत हाल है और जो दीगर खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, मैं हैरान भी हूं और परेशान भी। एक तरफ क़यामत सुगरा का मंजर है और दूसरी तरफ पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुर्सी की जंग में मसरूफ थे और हैं। तख्त की जंग में इंसानी जान की कीमत भूल गए। ना किसी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, ना वेबसाइट पर कुछ नजर आया कि जनूबी पंजाब में सियासतदानों का नोहा लिखा जा रहा था जब सैलाब से हर तरफ चीखो पुकार बरपा थी। कोहे सुलेमान पर मौजूद डैम के टूटने से सैकड़ों घर मलिया मेट हो गए। इतनी तबाही आई लेकिन कोई कुछ ना बोला। इंडस हाईवे से तकरीबन 8 घंटे तक बंद रही पंजाब में हुकूमती बहरान। अदालती फैसले के बायस किसी महकमे ने मुतासरीन की दाद रसी करना गवारा ही समझा। दर्जनों बच्चों, खवातीन इस सैलाबी पानी में बह गए। ये इतलात सामने आ रही है और मुतासरीन ने इंडस हाईवेज पर डेरे डाल लिए। सैलाब और मुतासरीन के बायस इंडस हाईवेज पर 8 घंटे तक मुकम्मल तौर पर यह बंद रही। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया को रोड बहाली करने के लिए बुलाया। बामुश्किल सैलाबी पानी को कच्ची कैनाल और दीगर कैनाल्स में डालकर ट्रैफिक को बहाल किया। गुज़श्ता रोज डेरा गाजी हां से डेरा इस्माइल खान के दरमियान पुल कंबर चौकी वाला और बस्ती अहमदानी से 25 किलोमीटर फासले पर कोहे सुलेमान के पहाड़ों के ऊपर मौजूद डैम टूट गया जिससे शदीद तुग़यानी पैदा हो गई। पानी ने रास्ता में आने वाली जितनी भी मुतअद्दिद आबादियां थी उनको मलिया मेट कर दिया। शदीद नुकसान हुआ। मकामी अफराद को संभालने का मौका भी नहीं मिला कि किसी की मदद की जाए। उनके मवेशी यहाँ तक कि अमलाक समेत बच्चे और इसमें खवातीन भी बड़ी तादाद में तुग़यानी में बह गए। मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। पानी ने 25 किलोमीटर का फासला तय किया है। आबादियां खत्म हो गई। इस दौरान हुकूमती इदारे, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा कहीं नजर नहीं आए। मुतासरीन को खाना और पीने तक का पानी मुयस्सर नहीं था। मुंतखब नुमाइंदे इस दर्दनाक सूरत हाल में बेयारो मददगार अवाम की मदद को नहीं पहुंचे। सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे। सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए, अस्पतालों में दाखिल हैं। बस्ती अहमदानी के मकाम पर सैलाबी पानी घरों की छतों तक जा पहुंचा। हर तरफ क़यामत सुगरा के मंजर। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। मकामी तलात के मुताबिक खातून समेत 6 अफराद सैलाबी रैले में बह गए और लुक़माए अजल बन गए, जबकि जो दर्जनों अफराद हैं उनकी कोई इतलात ही नहीं है। हमारे न्यूज रिपोर्टर अता मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अता, बताइएगा इस वक्त जनूबी पंजाब में सैलाबी जो रेला है वो किन इलाकों में दाखिल हुआ है और इन रेलों की वजह से कितनी तबाहियां हुई हैं? जी बिल्कुल, जो है जुलाई के स्टार्ट में जो कोहे सुलेमान पर होने वाली जो बातें हैं उन्होंने तो जो है वहाँ से गाजीपुर में खासकर पहुंचने का नशीली इलाके वहाँ पर पहुंचने के बाद बड़ी तबाही मचा दी है, जिस तरह से मुताबिक देहात जो है वो जेरे आम आ गए हैं। मुताबिक लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। एक तरफ जो है रेस्क्यू से ऑपरेशन जारी है, लोगों को जो है महफूज मकाम पर जो है वो मुश्किल किया जा रहा है और जबकि दूसरी हालत पर ऊपर से फिर पाकिस्तान के फिर एक और जो है रेला आ जाता है। उसी तरह यही जो सूरत हाल है इस वक्त खासतौर राजस्थान से लेकर नाजिरपुर और उस्मान तक तकरीबन 60% जो जमीन है वो पानी की जो लपेट में है। इसमें कुछ बात हुआ कि यही लोग जो है आज से 15-20 दिन पहले जो है पानी के लिए एहतियात भी कर रहे थे, जो है प्यास की वजह से नकल मकानी कर रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अब ये लोग जो है पानी से बचने के लिए दूसरी जगहों पर जो है चीख पुकार कर रहे हैं कि हमें जो है वो बचाया जाए और दूसरी जगहों पर नकल मकानी कर रहे हैं। मुताबिक जो लोग हैं उनके घर जो है वो तरह के हैं। एक तरफ जो है रेस्क्यू गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है मुंतकिल तो कर दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि वहाँ पर जब मुंतकिल तो जिंदगी है वो तो सेव हो जाती है, लेकिन वो जो कैंप है वहाँ पर या तो वहाँ पर वो सहूलियात नहीं है जो आमतौर पर बुनियादी तौर पर होनी चाहिए, जैसे मेडिकल का कैंप हो गया या बच्चे अगर कैंप मुंतकिल कर दी उनके लिए दूध के जो वसाइल बच्चों के खासकर वो चीजें जो है यहाँ आमतौर पर कैंप में दस्तियाब नहीं है। अब गुज़श्ता वक्त न्यूज पे हमने ये स्टोरी चलाई थी कि राजस्थान एक ऐसा सही इलाका है जहाँ तक अभी तक जो है इंसानिया का कोई बंदा नहीं पहुंचा था, बस्ती नजवानी या आदमी के पास। तो उस अता ये कहना तो इस वक्त काफी मुश्किल होगा
काफी मुश्किल होगा ये जान पाना और इस बात का अंदाजा लगाना कि कितना जानी नुकसान हुआ है। माली नुकसान की तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जान से बढ़कर तो और कोई चीज नहीं होती है। अभी तो हम ये भी नहीं अंदाजा लगा पा रहे कि कितने लोग नापता हैं, कितनी जानों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। जी देखिए कि ओवरऑल अगर राजनपुर के हवाले से अगर बात करें तो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैलाब की वजह से कोई हलाकत हुई है। सिर्फ राजनपुर की मैं बात कर रहा हूँ। हाल में अगर ये जो सारा कुछ हुआ किसकी वजह से, अता मोहम्मद से हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कोहे सुलेमान पर मौजूद डैम के टूटने से ये सारी तबाही हुई है। सैकड़ों घर बलियामेट हो चुके हैं। सियासी सरगर्मियां इतनी अरूज पर रही, पंजाब की कश्मकश और जो सियासी बहरान, जो मुल्की सियासी बहरान हम देखते रहे, जो कुर्सी की खींचातानी की हम जंग देखते रहे, ऐसे में जो ये आम लोग हैं जी जिनको आप देख रहे हैं, आप देखें इनका कोई पुरसाने हाल है क्या? इनके पास कोई मदद के लिए पहुंचा है? छोटे छोटे नन्हे बच्चे, खवातीन, आप देख सकते हैं कि कोई इनकी जिंदगी में इस वक्त आप देखें कि बेचारी मदद के लिए बैठे हुए हैं। खाने तक को, पानी तक मुयस्सर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है और एक बिल्कुल बेयारो मददगार ये लोग एक दूसरे की मदद करने की भी उस स्टेज पर मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती इदारे कहाँ पर हैं? हमारे जो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी हाँ हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो कहाँ पर हैं? ये एक सवालिया निशान है हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पर। अता हमारे साथ मौजूद है। अता से भी हम मजीद कोशिश करेंगे कि मजीद फैक्ट्स एंड फिगर्स हम उससे ले सकें, लेकिन बहरहाल एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल है। नाज़रीन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान का जो सियासी और जो मुआशी बहरान है, वो अब लग रहा है कि शायद आकर थम रहा है। 12 करोड़ अवाम के सूबे पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो ऑब्वियसली जो हिदायत सामने आई, जो फैसला सामने आया, परवेज इलाही की हुकूमत कायम हो चुकी है। हुकूमत कायम होते ही हम कुछ तब्दीलियां भी देख रहे हैं कि तब्दीलियां भी हो रही है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट किया, हम सब ने देखा। अब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि गवर्नर राज की समरी वजारत दाखिला में तैयार हो रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा है जरा पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के। जिस किस्म की गुफ्तगू दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि गैर सियासी लोग हैं, अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि वो गवर्नर रूल्स की शिक पढ़ ले कि गवर्नर राज किन हालात में लगता है। क्या कहते हैं फवाद चौधरी इनकी इस स्टेटमेंट पर, आप सुनिए। जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये वफाकी हुकूमत को फारिग करना कोई बड़ा काम नहीं है। फवाद चौधरी साफ साफ कह चुके हैं, बड़े इत्मीनान में दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे पूरी सिचुएशन के ऊपर। सीनियर सहाफी एनालिस्ट तज्जियाकार नसीम ज़ारा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम निकाला। अब कैसे मामला चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? राना सनाउल्लाह पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि सियासी तौर पर अब कोई नया बहरान पैदा हो जाएगा? दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत विफाक से हटाना अब कोई बड़ी बात नहीं है। जी यकीनी तौर पे बहरान तो पैदा होगा। मेरा ख्याल है बहरान रुका नहीं है जब से कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। और उससे पहले भी क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिसी थी कि अपोजिशन से कितनी करनी है, बात ही किसी चीज़ पे नहीं करनी। ये याद रहे कि मामला चाहे आज़ाद
कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से थे, या गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिसी के हवाले से थे। बहुत से अहम मामला पे आखिर आर्मी की टॉप कमांड ही इन लोगों को साथ बिठाती थी। तो ये जो बहरान है ये किसी भी सूरत में कोई भी पार्टी हो हुकूमत में और अपोजिशन में, याद रखें कि पार्लिमानी हुकूमत काम ही नहीं कर सकती अगर आप मिल के, यानी कम अज कम आप अपना डायलॉग तो कायम रखते। तो क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे से ये नहीं है, तो एक बहरानी सूरत हाल थी और वो बहुत बिगड़ गई, अबतर हो गई जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत में। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये कोई हैरान कुन तो नहीं है। अब मुझे बताएं, मुझे तो खैर नहीं याद पड़ता कि कब ऐसा हुआ हो कि फेडरल हुकूमत एक हो, पंजाब की हुकूमत दूसरी, और पंजाब की हुकूमत कहे ये बड़ी गैर मामूली बात है कि पंजाब की हुकूमत कहे अच्छा जी अब जरा हम देखते हैं कैसे आएगा इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ। जब वो कह रहे हैं कि अच्छा हम इंटीरियर मिनिस्टर को रोकेंगे तो वो कह रहे हैं अच्छा जी हम चलाते हैं, अभी आते हैं और हम ये गवर्नर राज लगाते हैं। मुझे लगता है दोनों ही बे इंतहा बच्चेगाना और माजरत के साथ मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन अहमकाना और असल में संजीदगी से देखें तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो ये बहरान है, आप सही फरमा रही हैं, बहरान है। और ये चाहे अगर हमजा शहबाज के लिए भी वो होता कि जी वो बरकरार रहेंगे फिर भी बहरान होता। तो ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए, और जब तक अब तो ऐसा लगता है कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इस बात पे सब मुत्तफिक लगते हैं खुल के कोई बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स के इलेक्शंस होने चाहिए शायद नहीं, लेकिन सवाल ये है कि किस रास्ते से होंगे। क्योंकि अगर ये लड़ाई झगड़े हैं, मैं तुम्हें उतारता हूँ, तुम्हें मैं बंद करता हूँ, मैं ये ऐसे तो नहीं चलता, और ना इससे कोई सुलह सफाई हो के आगे। बिल्कुल नसीम ज़रा साहिबा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ऐसे नहीं होता, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ सियासत में ऐसा ही हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ा अलमिया है, बड़ा अफसोस है मेरे ख्याल से आपके साथ साथ मुझे और पाकिस्तान की आवाम को भी। अब यहाँ पर पंजाब में जैसा कि बात कर रही है पंजाब हुकूमत भी, परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद वफाक में शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ऑब्वियसली कमजोर हो चुकी है और वो खुलेआम अब धमकी भी दे रहे हैं, तो वफाक को पंजाब से खतरा होगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। आप समझती हैं कि बेनजीर की वफाकी हुकूमत को नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत से भी हुआ था, माजी में हमें इसकी मिसाल मिलती है 1988 का, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री का जायजा लिया जाए? यकीनी तौर पे होगा। अच्छा ये मैं कहती चलूँ, आप कह रही हैं आपको भी दुख है, मुझे भी दुख है। मुझे दुख तो नहीं है, मुझे तो सख्त गुस्सा है बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के। ये मेरा हक है कि मुल्क में अमन चैन और एक शराफत से चलती हुई और यानी कॉम्पिटेंटली चलती हुई हुकूमत, तो दिस इज माई राइट। तो ये कि इस तरह का एक तमाशा बना हुआ है, इससे हमारी तो डिमांड है, और दुख तो नहीं, गुस्सा तो बहुत है। ये तो और 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो बात है वो उसमें तो कोई शक नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत और जो IGI की हुकूमत थी पंजाब में, उस वक्त तो हालात बहुत यानी कि बुरे थे, यकीनी तौर पे झगड़ा था, लेकिन जो अब है वो तो नहीं है। अब देखिए एक तरफ इमरान खान साहब की जो एक सपोर्ट है, बढ़ती हुई सपोर्ट, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकते, लेकिन मुल्क कुछ कवानीन के तहत चलता है, कुछ तौर तरीकों के तहत चलता है, और कवानीन बागौल तो उसमें अब देखिए इमरान खान साहब की धरना था, इतना लंबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना। ये धरने से तो हुकूमत नहीं घर गई थी, फिर एक पूरा आपको मालूम है एक तरीका कार था, एक प्रोसेस हुआ। वो एक और बात है कि पैनामा का केस के बाद एक वही नजर आई एस्टैब्लिशमेंट को, कोर्ट को, और नवाज शरीफ उसके बाद तो किसी खानदान की जो करप्शन थी उस पर नहीं गए, बट दैट्स अनदर मैटर। द क्वेश्चन इज कि इस वक्त इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलैरिटी है, उसको डिनाई कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन एक तरीके से चलता है ना मुल्क, उसके आपके कुछ कवानीन है, आपका आइन है, तो अब आइन के तहत ही आगे बात कैसे बढ़ेगी। और मेरा ख्याल है एक ही रास्ता है आगे, वो ये कि ये मिल बैठ के बात करें। क्या PTI पार्लियामान में वापस जाएगी? कल अच्छी बात थी कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी
मैं बात करने को तैयार हूँ इलेक्शन। और फिर ऐसा कुछ कहा किसी इंटरव्यू में कि डेट ना दे, आप कह रहे हैं इलेक्शन करने के तैयार है तो हम बात करेंगे। तो मतलब आप लेकिन फिर ये लड़ाई झगड़े गालम गलोच थ्रेट्स को बंद करें तो आगे कुछ हो तो आप देखिएगा। और ये सॉफ्ट इंटरवेंशन वगैरह वो गलत चीज है। मतलब कभी इंटरवेंशन से, पार्शियल इंटरवेंशन से या फैसिलिटेशन से नवाज शरीफ निकाल दिए जाते हैं, कभी इमरान खान साहब को फैसिलिटेट कर दिया जाता है, उनका आउस्टर। तो जो टॉप कमांड है पाकिस्तान की तारीख में, उसका रोल का नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता। तो इट इज अबाउट टाइम कि अब इसको तरीके से आप करें, जो भी करना है ऐसे करें कि आप खुद आपस में यानी कि मेच्योरिटी से आगे बढ़े। लेकिन अब पता नहीं, देखें हालात इनको उस तरफ ले जाएंगे। अब तो नवाज शरीफ साहब का भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुस्लिम लीग को सूट नहीं करते या नहीं करवाना चाहते, अपना वक्त अपनी मुद्दत इत्तेहादी हुकूमत पूरी करेगी। अब ऐसा आप समझती हैं कि क्या हुआ है, नवाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ रहा है? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो अगर हक़ाइक़ को देखें, वो तो शुरू से मेरा ख्याल है, आपको याद है जब 25 मई का इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था अपना लॉन्ग मार्च, तो उससे कुछ ही दिन पहले तो ये बात अब बिल्कुल यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुस्तनद बात है कि, और उसकी हमने देखा कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की, उन्होंने इसको कंफर्म किया। ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंफर्म किया, और सोर्सेज से हमें पता चला कि सब ये बड़ी क्लियर बात थी कि हुकूमत घर जाने का सोच रही थी और फ्रेश इलेक्शंस करवाना चाह रही थी। तो मेरा ख्याल है ये डिबेट तो रही है ना। मुझे ये बताइए, मेरी नज़र में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेके और इनको निकाल के इमरान खान साहब को PMLN ने तो हर एक को नजर आ रहा है कि सियासी खुदकुशी के रास्ते पे चढ़ पड़े हैं। अब अपने आप को उस रास्ते से वापस कैसे लाएंगे, वो इनके लिए बड़ा सवाल है। और वो जैसे कहते हैं कि हम हुकूमत अपना टाइम मुकम्मल करेंगे, बिकॉज कुछ लोग ये कहते हैं कि टाइम मुकम्मल करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑल इन ऑल इलेक्शन पर एक सबको समझ है कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, बट हाउ डू गेट देयर वो बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा नसीम ज़ारा साहिबा, जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी हुकूमत पर जो तनकीद की है, आप उस पर क्या कहती हैं? वैसे ये बात दुरुस्त भी मालूम होती है उनकी कि अगर फराह बीबी या फिर बुशरा बीबी से मुतल्लिक कोई भी या किसी किस्म के कोई ठोस सबूत सामने आते हैं तो नोटिस लें, वरना फिर सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम या लीक्स का क्या फायदा? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। इल्जाम बराए इल्जाम तो फिर सियासती हुई ना, आप एक्शन ले कोई। लेकिन अभी कल की तकारीर जो मैंने सुनी असेंबली में, मुझे लगता है कि ये हुकूमत तो जैसे कह रही है कि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा, हमें कोई करने ही नहीं दे रहा। वो क्या कह रहे हैं अब, यानी कि अगर क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या ये कह मतलब कोर्ट पे एक तनकीद, कोर्ट की डिसीजन पे एक तनकीद है, उस पे मेरा भी कोई प्रोसेस पे यकीनी तौर पे मेरी अपनी उसमें होगी कुछ क्रिटिसिज्म, लेकिन उसको अलग रखते हुए ये तो लग रहा था जैसे ऑपोजिशन करी कि दे आर इन गवर्नमेंट। अगर कोई हाथ इनके रोक रहा है, अगर ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करें तो फिर उठे बोले और घर जाएं। यानी कि ये बेबसी का आलम तो नहीं इस तरह हो सकता। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जो दूसरा मामला है कि अगर आप इस वक्त घर जाएं और फिर आप ने कीमतें आसमान पे चढ़ाई हैं, जिस वजह से आपने वो लूज भी किया है। पंजाब में 20 सीटें जैसे PTI ने लूज किए थे लोकल बॉडीज अपने KPK में, तो लोग तो रिएक्ट करते हैं उन चीजों को। तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, लेकिन सर्टनली व्हाट दैट कांट बी इग्नोर्ड। इस पर हर सूरत पर इतना संगीन मामला कभी हमने देखा नहीं पहले, तो बेहतरी कैसे होती। ठीक है नसीम ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। सीनियर एनालिस्ट, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, और पूरी सूरत हाल के ऊपर बात कर रही थी। ऑब्वियसली एक प्रेशर तो बिल्डअप हो चुका है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और PTI के जो दीगर सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि विफाक की जो हुकूमत है गिराने की मुसलसल बातें की जा रही है। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब है, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आ गया है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से चर्चा हो रही है, बातें हो रही। देखना यह है कि ऊँट अब सियासी ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है और आने वाले
वाले दिनों में क्या होने वाला है, मुल्क की अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल कब बेहतर होगी, मुल्क में स्टेबिलिटी कब आएगी, सब क्वेश्चन मार्क। हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक बेहतर हाई एंड होम अप्लायंस चिक ब्रांड की एक नई नस्ल है जिसमें घरेलू इंटरनेट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स का मुकम्मल सेट शामिल है। लोगों की पसंद पर मबनी ये ब्रांड है चिक, और एलईडी, लेट्स चिक, लेट्स प्लस मोर, इसके साथ साथ स्लिम एंड प्रीमियर क्वालिटी के चिक स्लीक बॉडी स्मार्ट होम अप्लायंस फराहम करते हैं, और एलईडी टीवी के साउंड क्वालिटी को अपने चिक परफेक्ट बनाने के लिए एलईडी में अमेरिकन साउंड टेक्नोलॉजी भी फराहम कर रहा है। तो जनाब, आपके लिए चिक की तरफ से एक सवाल भी रखा गया है जिसका सही जवाब आपने देना है, और इसका सही जवाब देने के लिए हमारी नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर भी इस वक्त चल रहा है। सवाल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। प्रीमियर क्वालिटी के स्मार्ट होम अप्लायंस फराहम करते हुए एलईडी टीवी के साउंड क्वालिटी को परफेक्ट बनाने के लिए अपने एलईडी में अमेरिकन साउंड टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इस जो टेक्नोलॉजी है उसका आपने सही नाम बताना है, और सही नाम के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस इस वक्त दे रही हूं। ये 3 ऑप्शंस है डॉल्बी ऑडियो, यू मैक्स साउंड और DBX बाय हरमन खातून। तो जनाब, सही ऑप्शन सिलेक्ट करें और इसका हमें आंसर करें। नंबर इस वक्त आप हमारी नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम को अब हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के हवाले से, और हम बात करेंगे जनाब प्रोग्राम में अभी हेपेटाइटिस के हवाले से। और 28 जुलाई को हर साल आलमी सतह पर हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद है हेपेटाइटिस और उसकी वजूहात और हेपेटाइटिस की तशखीस और उसके इलाज और खात्मे से मुतल्लिक आगाही फराहम करना, ताकि माशरे में ये शऊर उजागर हो सके कि जो इसका बाइस बनने वाली जो वजूहात है उनका तदारुक किया जा सके, उनका खात्मा किया जा सके। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश या फिर जो वब है उसको कहते हैं, और आमतौर पर ये मर्ज जो है वायरल इन्फेक्शन से लाहक हो जाता है, मगर इसके कई दूसरे असबाब भी हो सकते हैं, कई अलग तरह की रीजंस हो सकती हैं। मसलन शराब नोशी, गैर महफूज इंतकाल खून, मुतासरा सिरिंज से इंजेक्शन लगवाना, गैर महफूज औजार से कान छिदवाना, और अताई डॉक्टर, दंदान साज और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात वगैरह, ये सारी इसकी रीजंस हो सकते हैं। तो जनाब, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ करवाती चलती हूँ। डॉक्टर कुरतुलैन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आज आगाही फराहम की जा रही है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ स्टार्टिंग में जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइएगा। पाकिस्तान में कितना ज्यादा ये फैल रहा है और इसकी वजूहात कुछ तो हमने शेयर की है, मैं चाहूंगी आप डिटेल में हाईलाइट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल सेकंड मोस्ट हाईएस्ट बर्डन पे है हेपेटाइटिस सी की, और जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस है वो आजकल 4 to 8% है, यानी कि हर 100 में से 8 लोगों को हेपेटाइटिस सी होगा, और जबकि हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस जो है तो 3 to 5% में है। यानी इस वक्त पाकिस्तान जो है ना सेकंड मोस्ट हाईएस्ट बर्डन पे है हेपेटाइटिस सी की। तो आप खुद ही रेशियो कर लें, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, और इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड मोस्ट हाईएस्ट बर्डन पे पाकिस्तान लाई करता है। अच्छा डॉक्टर कुरतुलैन, ये इसकी कौन सी टाइप सबसे ज्यादा डेंजरस है, और सिम्टम्स यानी कि जो इब्तदाई अलामात हैं वो कौन सी हैं? मैं आपको एक्चुअली जो हेपेटाइटिस है उसकी काफी ज्यादा वजूहात होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस जो है वो ABCDE 5 फॉर्म्स में उनको डिवाइड किया गया। तो उसमें से रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन के तौर पे इन्हें डिवाइड किया गया, और इनकी जो प्रोग्नोसिस है और इनके जो इफेक्ट है उसके टाइप की बेस पे इनको डिवाइड किया गया। इसमें से जो BCD वायरस है, वायरल हेपेटाइटिस BCD, इसका ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड होता है,
और जबकि हेपेटाइटिस ए और ई की ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फूड और पुअर हाइजीन की वजह से उनकी ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली 5 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें से बी, सी और डी की ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड है और ए और ई की ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और पुअर हाइजीन की वजह से। डॉक्टर साहब, इसके सिम्पटम्स यानी इब्तिदाई इलामात मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो वो जब अफेक्ट करता है एक्यूटली तो उसमें पेशेंट को फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और पेट के दाएं साइड का दर्द और इसके अलावा लूज मोशंस की कंप्लेन होती है। और जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होते हैं उनके मोस्टली पेशेंट में कोई इनिशियली सिम्टम्स नहीं होते हैं या थोड़ा सा राइट साइड पे राइट हाइपोकोनियम, राइट पेट के दाएं साइड का पेन होता है। तो इनिशियली मोस्टली लोग बिल्कुल सिम्टम्स लेस होते हैं। जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो उनमें हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्टिंग पॉजिटिव आ जाती है। मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं इनिशियली हेपेटाइटिस बी और सी के, और जब तक सिम्टम्स जाहिर होते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। डॉक्टर कुर्तुलैन, हमारे यहाँ साफ पानी और साफ खुराक का जो हसूल है वो बड़ा मुश्किल है, स्पेशली अगर दूर दराज इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर साफ पानी लोगों को नहीं मिलता। इसका कितना किरदार है हेपेटाइटिस के स्प्रेड में? बिल्कुल, आलूदा पानी और आलूदा खुराक की वजह से बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में वायरल हेपेटाइटिस ए और ई फार फ्लंग एरियाज में, और ये इसका ट्रांसमिशन थ्रू है ही आलूदा पानी और आलूदा खुराक की वजह से। ये सैनिटेशन को इम्प्रूव करना हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए और ई की ट्रांसमिशन जो है ना थ्रू कंटामिनेटेड वाटर ही होती है। तो सैनिटेशन का ख्याल रखना आज के दिन को ऑर्गेनाइज करने का मैसेज ही ये है कि एक तो ये कि हमने हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है। तो हमने प्रिवेंट कैसे करना है कि हमने हाथ धोने, ठीक है, हाथों की सफाई का ख्याल रखना है, और इसके अलावा पानी जो है ना साफ सुथरा होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीज बताना बहुत जरूरी है आज के दिन जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस की एक किस्म को काला या कान भी कहा जाता है कि खतरनाक है और ये बहुत ही जानलेवा है। इसका इलाज ऑब्वियसली अब पाकिस्तान में तो अब जो जदीद मेडिकल साइंसेज हैं उसमें मुमकिन है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस जिसको काला या कान कहते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है। इसकी जो ट्रांसमिशन है थ्रू ब्लड होती है, और ये मैंने आपको जैसे बताया कि इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होते, और ये बहुत ज्यादा लिवर पे अफेक्ट करता है, ठीक है। लिवर का सुकड़ाव जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं वो कॉज करता है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है पेशेंट्स के अंदर, जैसे कि पेट में पानी का पड़ना, गनुदगी तारी होना, इसके अलावा खून की उल्टी होना, और जिगर का कैंसर भी काज कर सकता है। तो इसीलिए इनिशियली इसको क्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इसकी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी का इलाज हम 3 to 6 मंथ का कोर्स होता है मेडिकेशंस का, और इजीली अवेलेबल है मेडिसिन। और इसी तरह हेपेटाइटिस डॉक्टर कुर्तुलैन, अगर ये सारी चीजें वक्त पर क्योर या इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, इलाज नहीं किया जा रहा, शिफा नहीं मिल रही उससे, तो अब क्या कितना खतरनाक हो सकता है ये अगर हम इसको प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहे हैं? अगर इसको प्रॉपरली टेक केयर ना किया गया और इसको क्योर ना किया गया तो डेफिनेटली लिवर सिरोसिस होगा, और उसकी वजह से मैंने आपको जो सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, पेट में पानी पड़ेगा, खून की उल्टी, काले पखाने जो है, गनुदगी का तारी होना, और जिगर का कैंसर बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमनली काज करता है, और इसकी वजह से जिगर फेल होने के चांसेस होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया गया देन ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली ये आपने लिवर कैंसर की बात की, इसके सिम्टम्स मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे, कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए? जी, जब लिवर कैंसर के सिम्टम्स इस तरह से होते हैं, पेशेंट वेट लॉस, वजन की कमी होती है, और इसके अलावा भूख ना लगना, पेट के दाएं साइड पे काफी ज्यादा दर्द का होना, और जब हम उनके टेस्टिंग करते हैं, हम उनके सीटी स्कैन करवाते हैं, एचसीसी प्रोटोकॉल सीटी स्कैन होता है, तो हम वो करवाते हैं, तो उस पे जो है हम उसको यानी कि उस पे पता चलता है कि ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जिगर का कैंसर। इसके अलावा अल्फा फेटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो भी हम लोग कराते हैं। तो इनिशियली इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वरना अगर प्रिवेंट ना किया गया, कोई क्योर ना किया गया, देन डेफिनेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो जिगर की रसोली जिसको कहते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बहुत कॉमनली आजकल ये स्प्रेड कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसके बचाव के लिए किन इक़दामात की जरूरत है?
देखिए, इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी सी के बचाव के लिए यही है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये ब्लड के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन है, तो ऐसे जो है ना अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है तो ज़रा पूरी प्रॉपरली स्क्रीन ब्लड का इस्तेमाल का यूज़ किया जाए। और इसके अलावा ये कि अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखें, ठीक है, जैसे रेजर है हो गया, नेल कटर हो गया, उसको पर्सनल रखें। उसको अगर कोई पेशेंट इस तरह का है तो उसके साथ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखें। और इसके अलावा ये जो हजाम के औजार का इस्तेमाल किया जाता है, इससे बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है। और इसके अलावा जो डेंटिस्ट जो ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा इसकी ट्रांसमिशन है। और बाकी जो कि हेपेटाइटिस ए और ई की मैं बात कर रही थी, वो जो है आलूदा पानी और आलूदा खुराक की वजह से इसकी ट्रांसमिशन तो होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी भी मौसम आप देखें ना, बरसात का मौसम है और खाना जो है वो इतना क्लीन बाहर से नहीं मिल रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग बाहर का खाना भी खाते हैं, तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लाइफस्टाइल में मेजर कुछ चेंजेस, तब्दीलियां हमें अपनी लानी चाहिए। जी बिल्कुल लानी चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी चाहिए। जैसे ये बाहर ठेले वाले से अक्सर लोग खाते हैं और फिर बाद में इस तरह से एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस उन्हें डेवलप हो जाता है। और ये खाली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस नहीं, ज़ाहिर उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो भी डेवलप हो सकती है, पेशेंट लिवर फेलियर में भी जा सकता है। तो ज़ाहिर बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। और ऐसी जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं उस तरह से खानी नहीं है बाहर से, यानी कहीं से भी पानी नहीं पीना है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली बॉयल होना चाहिए पानी। और सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और हाथ को प्रॉपर्ली धोना चाहिए और खाना खाने से पहले। और कहीं बाहर से कोई इस तरह से चीज़ नहीं खानी चाहिए कभी भी, ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। प्रॉपर्ली बॉइल्ड कुक्ड चीज़ें होनी चाहिए, तो ताकि हम इस वायरस को प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरतुलैन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से आप बता रही थी हमें आज भी हेपेटाइटिस सी आगाही का दिन है, ताकि जो जितने लोग हैं वो मैक्सिमम जान सके कि क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है, बाहर का खाना अवॉइड करें। अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ की सूरत हाल का सामना आपको करना पड़े तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, अपने टेस्ट फौरी तौर पर करवाएं। जितना अर्ली आप अपनी बीमारी को जड़ से पकड़ लेंगे उतनी जल्दी आप जल्दी रिकवर होंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, दिलखराश वाकया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नाज़रीन। पता नहीं कि ये जहालत हमारे माशरे से कब खत्म होगी। बेटी की पैदाइश पर खवातीन को तशद्दुद करना और फिर उनके साथ नारवा सलूक इख्तियार करना, जिसमें खावत समेत सास भी शामिल हो जाती है, जो कि खुद खातून होती है, जो कि खुद एक माँ होती है, जो कि खुद एक औरत होती है। पत्तों की का नवाही इलाका है हलो की, जहाँ पर तेजाब गर्दी का एक वाकया पेश आया है, जहां पर दूसरी बेटी की पैदाइश हुई और दूसरी बेटी की पैदाइश पर ससुराल वालों ने इस खातून के लिए, इस मां के लिए जमीन तंग कर दी। नसीम बीबी जिनका नाम है, और मैके से वापसी पर ससुराल वालों ने नसीम बीबी के कमरे के ताले तोड़कर पहले तो उनका नकदी और जितना भी जेवर वगैरह या जो भी कीमती अशिया थी उसको गायब कर दिया। फिर नकदी और जेवरात वापस मांगने पर नसीम बीबी पर खावन जिसका नाम इरफान है, उसकी मौजूदगी में यासिर, समीना और इकराम ने नसीम बीबी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। और ये खातून मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन जो ससुराल वाले थे उनका दिल ना पिघला, उन्होंने एक ना सुनी। और जो शख्स है, ये खावन जो बताया जा रहा है नसीम का, जिसका नाम इरफान है, वो वहां पर मौजूद था। वो शख्स बेहिस इंसान वहां पर मौजूद था, लेकिन उसकी मौजूदगी में बहू पर यानी कि नसीम पर तेजाब नुमा एक लिक्विड फेंका गया, जिसकी वजह से नसीम बीबी का जो 15% जिस्म है, जो उसकी बॉडी है, वो झुलस गई है, हालत गैर हो गई। जब तो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पूरे वाक़े की डिटेल्स जानेंगे। नसीम बीबी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनके भाई रियाज अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम से मैं बात करती हूँ। नसीम, आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ ये वाक़या, ये हादसा पेश आया। बेटी की पैदाइश के कितने दिन के बाद आप वापस अपने ससुराल गई और उसके बाद क्या वाक़या हुआ पूरा? बेटी पैदा होने के बाद में 10-12 दिन के बाद मेरे शौहर आए और मुझे ले गए थे आकर। जब मैं वापस गई तो मेरे ससुर और मेरी जेठानी, मेरा जेठ जमील, समीना और उसके समीना के अब्बू अकरम, सब ने मिलकर मुझे मारा।
मेरे ऊपर तेजाब फेंका, मुझे मेरे मुंह में पान की कोशिश की थी। मैं जो मैं हाथ लाया तो मेरे सारा उत्ते गिर गया सारा मेरा। तुम मैंने देख सकते जो मेरी हालत की है। पहले मेरा शौहर ठीक थी, मेरा साथ देता सी। जो दूसरी बेटी पैदा हुई उसके बाद मेरे शौहर ने मेरा साथ नहीं दिता। मैं जो मैंने मारते सी, गाला करते सी। जो मैं कहती था कहना सी कोई गल नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होया मेरा। तुम देख सकते जो मेरी की हालत है। साल के मैं 2 बच्चियां अपनियां संभाल रही हूँ। मेरा शौहर मेरा साथ देन दे बेचारे मैनू इतने मेरिया बेटियां मैनू देख के वापस चला गया, मुड़ के नहीं देखा कि मर गया नहीं या नसीम, जब ये पूरा वाकया पेश आया आप पर जिन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया, आपकी दोनों बच्चियां भी उस वक्त वहां पर आपके साथ मौजूद थी? नहीं, मैं कल्ली सी, मेरी बेटियां सुनिया सी। सुबह सुबह का टाइम थी, मेरी बेटियां सुनिया। आपको लगता है कि अगर वो भी वहां पर मौजूद होती तो उनको भी किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता था उस वक्त? हाँ जी, पहुंच सकता था, क्योंकि मेरिया बच्चियां जड़ियां नहीं सही लगदियां सी। बेटियां ने इन्हें बेटियां ही पैदा करनियां ने, इन्हें तो कर दे तेनू रहन नहीं देना। मेरी जठानी मेरा जेठ हुंदा अब्बू आंदी सी तेनू रहन नहीं। मेरी जठानी दा अब्बू अकरम पहले भी आया, मैनू गालां दित्तियां, मैनू मारिया। जो मैं उन्होंने कहा अपने शौहर नू भी कहा। नसीम, मुझे बताएं आपकी जो सास हैं उनकी कितनी बेटियां, यानी आपकी कितनी नंदे हैं? एक है। और इससे पहले आपकी एक बड़ी बेटी है, कितनी देर की है वो? 1.5 साल की। 1.5 साल की। और उसके बाद ये दूसरी बेटी हुई है। शौहर ने ये पूरे वाकये के बाद आपसे पूछा नहीं, कोई अपनी गलती का इतराफ है, जुर्म नहीं किया, माफी का तलबगार नहीं हुआ आपसे? नहीं, हाले तक नहीं आया। ससुराल वाले आपके कहाँ पर हैं इस वक्त? आपने कंप्लेन की है, रिपोर्ट दर्ज करवाई है? जो पूरा हादसा आपके साथ हुआ है, आपका चेहरा बिगाड़ दिया उन्होंने नसीम? जी। अच्छा, रियाज आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बताइए पुलिस इस पूरे सिलसिले में ताउन कर रही है पुलिस? सर जी मैम, पुलिस ने कुछ भी साथ नहीं दिया। हमने एप्लीकेशन दायर की, एप्लीकेशन के जो मुताबिक हमारी एफआईआर नहीं काटी गई। जो हमारी दफा बनती थी उन्होंने दफा नहीं लगाई, एक छोटी मामूली सी दफा लगाई है। हमने एसओजी के पेश होने की कोशिश की है, लेकिन तफ्तीशी ने वो मुंशी ने जाने नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम आपका यही काम कर देंगे। और ऐसे किया है कि हमारी जैसे हमारा ये केस है ज्यादती हुई है वैसी दफा नहीं। यहाँ पर बात तो ये है कि पुलिस क्यों नहीं ताउन किया जा रहा? किसी किस्म के सबूत या शवाहिद की जरूरत तो नहीं है ना? कोई अपना चेहरा खुद तो नहीं झुलसाएगा। सामने मौजूद है खातून, पूरी दुनिया इस वक्त उनको देख रही है टीवी पर, फिर भी ताउन नहीं किया जाता? जी कुछ भी तामन नहीं हुआ। पहले दिन से लेकर आज तक इनकी हालत जो है ना बिगड़ती जा रही है। आपके सामने आप देख पा रही हैं, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। और इनको एक दिन के बाद हम दिखा रहे हैं कि देख लें ये हमारे साथ तशद्दुद हुआ है। इनका चेहरा जो है ना और बिगड़ता जा रहा है, लेकिन हमारे साथ तामन करें। लेकिन वो कहते हैं जी कहीं आप इधर जाएं, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन हमारे साथ कुछ भी तामन नहीं हो रहा। कोई पुलिस अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। जब हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर्स का भी रवैया ऐसा ही था। वो अपनी चैट कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे को। हम 2 घंटे उधर बैठे रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा नाराज हुआ उनके साथ कि जी हमारे मरीज की हालत देखें, आप उनको जो चेकअप करना है, उनको ट्रीटमेंट फर्स्ट एड तो दें ना, उनका हक बनता है। आपने जो इनके सैंपल लेने हैं या इनका आपने जो भी मेडिकल चेकअप करना करके हमें जाने दें, हमने आगे भी जाना है। तो वो हमारे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की है, जिसमें उन्होंने हमारे साथ मेडिकल में भी ज्यादती की है। हमारा मेडिकल भी मुकम्मल नहीं हुआ। और पुलिस और डॉक्टर्स ने का रवैया एक ही है, उनको पता भी नहीं, उनके सामने ही ये सारा कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। ऐसे कि वो जैसे हम जानवर हैं, इंसान नहीं है जानवर हैं। अब मुझे बताएं, बड़े दुख की बात है ये जो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इनके इलाज के हवाले से डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स भी ताउन नहीं कर पा रहे हैं। रिकवरी तो अब चेहरा इतना बिगड़ चुका है, इतना खराब हो चुका है, किस तरह से करेंगे आप सब ये? डॉक्टर्स को चाहिए था कि हमें फर्स्ट एड देते, हमारा मेडिकल जो हमें चाहिए था वो देते और हमें रेफर करते किसी अच्छे हॉस्पिटल में। हम गांव में रहते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो हॉस्पिटल है उसमें फैसिलिटीज नहीं है, इतनी इलाज नहीं करवा सकते। उनको चाहिए था, हमारा हक था, वो हमें रेफर करते, लेकिन उन्होंने ना हमें कोई एम्बुलेंस दी है। और ये मौसम इतना खराब था, हम बारिश में लेके अपनी सिस्टर को मैं इधर उधर भाग रहा था और पुलिस इन डॉक्टर्स ने हमें कोई एम्बुलेंस नहीं दी।
और रेफर भी नहीं किया। गुस्से में आके जब हमने बोला कि हमारा आके 2 घंटे हो गए हैं, हमें फर्स्ट एड भी नहीं दिया गया, हमें मेडिकल भी नहीं दिया गया, आप अपनी बातों में मसरूफ हैं, तो डॉक्टर ने गुस्सा किया कि आप हमारे साथ ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने हमारा मेडिकल भी मुकम्मल नहीं किया, मरीज को भी नहीं देखा और हमें कहीं रेफर भी नहीं किया कहीं अच्छे हॉस्पिटल। नसीम मुझे बताइएगा कि आपको पहले से शक हो रहा था, शौहर का रवैया तब्दील हो गया था, बच्चे की पैदाइश से पहले से किसी किस्म की कोई धमकी दी जा रही थी आपको कि अगर बच्ची की पैदाइश हुई तो खुदा न खास्ता बच्ची को भी नुकसान पहुंचेगा या तुम भी अपने घर चली जाना बच्चों को लेकर, कुछ इस किस्म के रवैये में कोई तब्दीली आई हो वक्त से पहले? नहीं, इतना कोई तब्दीली नहीं है, नहीं किया कि तू बच्चियां लेके चली जा, लेकिन बाकी सारे घर वाले नहीं किया कर देना, रह नहीं देना, बच्चियां पैदा कर दी। लेकिन उन्हें मेरा पहले साथ थी, जो दूसरी बेटी है ये रवैया चेंज हो गया, खुद नहीं की थी ते दूसरे ने अपने घर वाले को करवाया है, खुद नहीं की थी, सामने नहीं आए, मेरी इतनी बुरी हालत है तो मेरे नाल नहीं है। अच्छा, ये जो मुल्ज़िमान है, ये जो आपके ससुराल वाले हैं, ये अभी उसी घर में वहीं पर मौजूद है, इनमें से कोई फरार तो नहीं है? फरार हो गए हैं। अच्छा, अब आप क्या जो है चाहती हैं, इंसाफ का मुतालबा करती हैं? डीपीओ कसूर से भी और आरपीओ शेखुपुरा से भी आपने इंसाफ का मुतालबा किया, आपको इस वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, कैसे आप इंसाफ मांगेंगी अपने लिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपील करती हूँ डीपीओ साहब से कि जिस तरह उन तीनों ने मेरे साथ किया ना, ऐसी सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई बाप नहीं सो रहा, हमारी बात सुने, मुझे प्लीज मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल आपके साथ ज्यादती हुई है और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। मुजरिम या जो मुल्ज़िम है वो कितनी देर तक फरार इख्तियार करेंगे, कितनी दूर तक भागेंगे और कब तक भागेंगे, आखिर खुदा का भी तो इंसाफ है, अगर ज़मीन वाले नहीं करेंगे तो ऊपर वाला इंसाफ यकीनी तौर पर ज़रूर करेगा। नसीम, हमारी डेफिनेटली दुआएं आपके साथ हैं, आपको इंसाफ इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया, आप और रियाज हमारे साथ थे प्रोग्राम में और पूरी बात हमारे साथ शेयर कर रहे थे और बहुत ही दिल खराश और अफसोसनाक ये वाक़या है और इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस को डेफिनेटली फौरी तौर पर ताउन करना चाहिए, जो इस तरह के विक्टिम होते हैं, जो इस तरह के शिकार होते हैं, जो कितेज़ाब गर्दी का शिकार होते हैं या जिनके साथ इतनी ज़्यादती की जाती है, फौरी तौर पर पुलिस को ताउन करना चाहिए। हम भी अपील करते हैं डीपीओ कसूर और आरपीओ शेखपुरा के वो फ़ौरन इस खातून के साथ जो ज़्यादती हुई है उन मुल्ज़िमान तक पहुँचा जाए, उनकी पकड़ की जाए और इस खातून को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, खुशामदीद। तो कुछ करने की सोच हो और लगन भी सच्ची हो तो फिर मंजिलें हो जाती हैं आसान। हमारे मुल्क में लाखों बच्चे तालीमी सहूलियात से महरूम हैं और गरीब और झोंपड़ी में रहने वालों पर तो हुकूमत भी तवज्जो नहीं देती। ऐसे में हैदराबाद के जुनेद खोसो को भट्टे पर काम करने वाले बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का ख्याल आया। न सिर्फ ख्याल आया बल्कि करके भी दिखाया। उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से खैमा स्कूल कायम किया। बहुत मुनफरिद और शानदार ख्याल था। जुनेद से बाकी बातें भी करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जुनेद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत ही मुनफरिद और शानदार आइडिया आपका रहा। मजदूरों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना ये आसान बात नहीं है। सोचते तो बहुत है, कर बहुत कम लोग पाते हैं। अपने सफर के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम का थैंक यू मुझे आपने इन्वाइट किया, और सेकंड हमने ये 7 साल से कोशिश की है कि ऐसे स्ट्रीट बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए एक खेमा स्कूल कायम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 साल मेहनत के बाद ये पूरे सिंध में हमारे 36 खेमा स्कूल हैं और उसमें 11,000 से भी प्लस बच्चे हैं जो इनमें तालीम हासिल कुछ कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहनत है और हमारा जो नौजवान का ग्रुप है जो हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया है, क्योंकि उनके बगैर भी हम ये नामुमकिन था काम। अच्छा जी जुनेद, ये अपने साथ लोगों को शामिल करना और फिर भी आप जितना आगे पहुंच चुके हैं, आपने जैसे जो नंबर बताया, इतने स्कूल्स आपने कायम किए हैं, कहीं ना कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हम कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तभी हम किसी काम की ठानते हैं, कोई ख्याल कोई सोच आती है। आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने आसपास?
कैसे देखा आपने इन मजदूरों के बच्चों को और फिर कैसे आपने फैसला किया कि अब मुझे ये करना है? मैं जब यूनिवर्सिटी की तरफ सुबह में जाता था तो मैंने काफी ऐसे बच्चे देखा था कि बड़े स्कूलों के बाहर या तो भीख मांगते थे या तो कचरा उठाते थे। यही ख्याल ने मुझे रागिब किया और उन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा स्कूल हो। लेकिन आपको मालूम है कि जिस माशरे में हम रहते हैं कि इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कुछ भी गवर्नमेंट स्कूलों में या प्राइवेटों में ये बच्चे नहीं पहुंच पाते। तो हमने आपस में 4 दोस्त मिलकर ये एक ख्याल पैदा किया कि इनके लिए खेमा स्कूल कायम करें और उन खेमे स्कूल में इन बच्चों को अच्छी तालीम हम दे सकते हैं। तो उससे हमारा ये एक ख्याल पैदा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा फर्स्ट खेमा स्कूल कामयाब हुआ तो फिर हमने सेकंड खोला और उससे खोलते खोलते हमने 36 खेमा स्कूल कायम किए और ऐसे बच्चों को वहाँ तालीम दी जो माशरे में कोई भी प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट स्कूलों में ये बच्चे नहीं पहुँच। जुनैद, कितने स्कूल अब तक आपने कायम कर लिए हैं? हमारे 36 स्कूल खेमा स्कूल हैं जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नगर पार्क, नौकोट, उमरकोट, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद और जो भी देहात के इलाके हैं जहाँ पर स्कूलों की कमी है, तालीम नहीं पहुँच पाती, बच्चे नहीं जा पाते, वहाँ पर हम मोटिवेट करके उनके वालिदैन को वहाँ एक खेमा स्कूल कायम करते हैं। और हमारे एक खेमा स्कूल में 30 बच्चे होते हैं एक टीचर पर। तो ऐसे जहाँ पर 2 टीचर होते हैं तो हमारे 60 बच्चे होते हैं। अच्छा, तो क्या मुश्किल पेश आई, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? क्योंकि अगर बच्चों और वालिदैन की खुद की तरजीहात का जिक्र किया जाए तो वो भी तालीम पर रोज़गार को तरजीह देते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगी या चैलेंजिंग लगी इस पूरी जर्नी में? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम हमें वालिदैनों ने यही कहा कि हम भीख मांगने के लिए पैदा हुए हैं, आप हमें तालीम देकर क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवानों के गुरु था उन्होंने अपनी एक कोशिश, जहाँ एक मंजिल थी स्कूल को ओपन करना, टेंट स्कूल को ओपन करना, तो वो हमने कोशिश की। और उन्होंने फिर जैसे हमारी एक अच्छाई और सच्चाई को देखा कि हम बिल्कुल मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाए और हम आपका टीचर नहीं आ रहा तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो ये हमने चेंजिंग देखी कि उन जब वालिदैनों को फर्स्ट टाइम हम नहीं मोटिवेट कर पा रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि हम भीख मांगने के लिए पैदा हुए, हम नहीं पढ़ा सके अपने बच्चे, हमारे ये नहीं है काम। लेकिन जब हमने उसमें कोशिश की और लगातार करते रहे तो एक टाइम ऐसा भी आया कि वो वालिदैन हमें खुद ही कह रहे थे कि हमारे बच्चे आज क्लास नहीं पढ़े। तो ये भी एक बड़ी चेंजिंग है। और सेकंड बात, मैं सिंध हुकूमत से या जो सिंध गवर्नमेंट है उनसे ये अपील करता हूँ कि हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में और जो देहात के गाँव के सिंध के इलाके वहाँ पर और भी तो अभी तक जुनैद आपकी सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ? आपने करने की कोशिश की, किसी किस्म की कोई मदद नहीं हुई अभी तक आपकी? जी बिल्कुल, मैंने राब्ता किया है लेकिन मेरी मदद नहीं हुई। सीएम तक भी मैंने अपने लेटर सेंड किए हैं, गवर्नर तक भी सेंड किए हैं, मैं गया हूं लेकिन मेरी कोई भी हेल्प नहीं हुई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरी डीसी हैदराबाद सपोर्ट करते हैं, कमिश्नर साहब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे मैं चाह रहा हूं कि पूरे सिंध लेवल पर मुझे गाड़ियों की ज़रूरत है, 1-2 मुझे वैन मिल जाए ताकि मैं इन बच्चों को जो दूर से आते हैं उनके लिए पिक ड्रॉप कर पाऊँ, क्योंकि ये टेंटों में पढ़ते हैं तो ये झोपड़ियों से अपने आते हैं। हम ऐसे करते हैं जहाँ पर ज्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर एक टेंट स्कूल बनाते हैं, कहीं कहीं हमारे 80 बच्चे भी हैं। तो अभी 20 बच्चे जब पैदल आते हैं तो वो वालिदैन भी उनको छोड़ने के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें बच्चों के लिए सेफ्टी की जाए और इन बच्चों को अच्छी माहौल देने के लिए हमें एक तो वैन की ज़रूरत है, इनके लिए प्रॉपर स्टेशनरी की ज़रूरत है, हमें कुछ और मटेरियल की ज़रूरत होती है जो लगातार हम करते हुए आ रहे हैं। तो अभी यह हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो जुनैद, कितने लोग आपके साथ हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं? हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी हैं जो थोड़ी थोड़ी अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, कोई वक्त देते हैं, कोई पैसों की सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ मैम साइमा कुरैशी भी है, वो भी हमें शुरू से ही सपोर्ट करती है। ऐसे काफ़ी 2-3 और भी लोग हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट सतह पर मदद हो, क्योंकि हम इस काम को सिर्फ कुछ सालों तक नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो कभी नहीं पढ़ पा रहे, ऐसे लाखों बच्चे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए हम फ्यूचर के लिए अगर सोचना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब जो हमें सपोर्ट हो रही है वो एक वक्ती तौर पर हो रही है, हमें अगर फ्यूचर पे सपोर्ट होगी तो हम इन बच्चों का भी अच्छा मुस्तकबिल बना पाएंगे। तो बच्चों के तालीमी अखराजात अब तक कैसे पूरे हो रहे हैं?
अभी हम ऐसे ही कह रहे हैं कि कुछ हमारे लोकल्स डोनर्स हैं, कुछ 10,000, 15,000, 20,000 थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करते हैं, जिससे हम अपने इस सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो भी वॉलंटियर बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उनका भी जो हम थोड़ा फ्यूल खर्च दे रहे हैं तो वो भी कुछ बढ़ाना चाहिए। और काफ़ी और चीज़ें हैं जो हमारे 50 से अबोव टीचर्स हैं जो पूरे सिंध में काम कर रहे हैं और वॉलंटियर बेसिस पर, तो हम उनको फ्यूल खर्च देते हैं 5,000, 6,000, जिसके बेसिस पर वो मंथली पूरा टीचर्स तालीम देते हैं उन बच्चों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एंड आई होप सो कि जितने भी साथ रखने वाले लोग हैं वो आपके साथ जुड़ें, आपके साथ हाथ मिलाएं और आप जो ये एक शानदार काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, लोगों की, बच्चों की खासकर तालीम के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, इसमें वो आपकी जितनी हो सके मदद करें। क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे ये बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल है, यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और ये मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नहीं होना चाहिए, ये रोशन होना चाहिए। और ये रोशन तभी होगा जब ये तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता होगा। प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।